Hello everyone, my name is Dr. Swapnil Pathak and I am working as an intervention cardiologist in Midland Hospital and Research Center, लखनऊ। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ हार्ट डिजीज इन यूथ। मतलब कि जो नौजवान लोगों में हृदय रोग की जो नंबर बढ़ रहे हैं उसके पीछे मुख्यतः क्या कारण है और उन कारण का हम लोग क्या समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हार्ट डिजीज इन यंग होता क्या है। तो ट्रेडिशनली जो डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो हार्ट डिजीज इन यंग मतलब अगर किसी को 45 साल या उससे कम की उम्र में हार्ट अटैक या उससे रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं तो उसको हार्ट डिजीज इन यंग बोला जाता है। कुछ स्टडीज़ बोलती हैं 50 तक भी उसको कहा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो 45 साल की कम उम्र तक हार्ट डिजीज इन यंग बोला जाएगा। इसका प्रिवलेंस क्या है, मतलब इस बीमारी कितनी व्याप्त है, कितनी गंभीर है, वो इससे पता चलता है कि अभी लेटेस्ट एस्टिमेट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड ओवर अराउंड 2% जो हार्ट डिजीज़ है वो यंग में हो रही है। लेकिन इसी को अगर हम हिंदुस्तान से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ प्रेवलेंस ऑफ हार्ट डिजीज़ यंग में 10 से 15%, मतलब 15% पॉपुलेशन जो यंग है लेस देन 45 ईयर ऑफ एज वो इस तरीके की हृदय रोग से गंभीर समस्या से ग्रसित है। और कुछ डेटा देखें तो अगर टोटल हार्ट अटैक देखे जाएं तो उनमें से 1/4 हार्ट अटैक जो है, मतलब कि 25% ऑफ ऑल दी हार्ट अटैक दे अकर इन पीपल हु आर लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 साल से कम उम्र के लोगों में जो हार्ट अटैक है वो 25% ऑफ टोटल हार्ट अटैक है। और हार्ट डिजीज रिलेटेड अगर मॉर्टेलिटी देखें, मतलब मृत्यु दर देखें, तो वो 50 साल से कम उम्र लोगों में 50% ऑफ सारी जो डेथ हैं हार्ट डिजीज रिलेटेड वो 50 साल से कम लोगों में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये गंभीर बीमारी और ज़्यादा है, क्योंकि हम अगर एवरेज एज देखें हार्ट डिजीज़ का तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में इट इज़ 63, लेकिन हम लोग के यहाँ इट इज़ 53। फीमेल्स में थोड़ा लेट स्टेज में होता है हार्ट अटैक लाइक एज़ कम्पेयर टू मेल्स। तो ये सारे डेटा अगर हम सोचें तो हमको ये समझ में आ रहा है कि हार्ट डिजीज़ इन यंग जो है वो एक बहुत ग्लोबल प्रॉब्लम है, और ख़ासकर हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में और एडजॉइनिंग देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब में ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखना ये है कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये हार्ट डिजीज़ इतना प्रिवेलेंट है। हम लोग अगर अपने घर में अपने बड़े बुजुर्ग लोगों से पूछें तो हार्ट डिजीज़ ट्रेडिशनली बुढ़ापे की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब ऐसा रहा नहीं है। आप लोग को अपने आसपास सुनाई देने को मिल जाता होगा यंग पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो गया या उससे उनकी मृत्यु हो गई। तो इसके पीछे कारण क्या है? तो सबसे प्रमुख कारण जो मैं सोचता हूँ वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग हार्ट डिजीज यंग और ओल्ड दोनों में प्रमुख है, लेकिन यंग में इसकी प्रमुखता ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा देखा गया है जो यंग पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक हुआ है उनमें से 90% पेशेंट जो हैं वो ये हिस्ट्री देते हैं कि उन्होंने स्मोकिंग करते हैं। तो 90 का मतलब अगर 100 लोग को होता है तो 90 लोग स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है यंग पेशेंट्स में। और दूसरी अच्छाई लेकिन स्मोकिंग में ये है कि अगर आप स्मोकिंग करना छोड़ देते हैं तो 5 से 8 साल के बाद आपकी जो रिस्क है वो जनरल पॉपुलेशन के बराबर हो जाती है। तो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है जिसको छोड़ने से हमें काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। स्मोकिंग के संग एक दिक्कत और है कि मान लीजिए आपको साथ में और कोई भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, आपका वजन ज़्यादा है, आपको फैमिली हिस्ट्री है, तो स्मोकिंग उसके संग मिल जाता है और आपका जो रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट डिजीज़ है वो कई फोल्ड उसको इंक्रीज कर लेता है। स्मोकिंग के बाद दूसरा जो यंग पेशेंट्स में कारण है वो फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री का मतलब आपके जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं उनमें हार्ट डिजीज़ की जो हिस्ट्री मिलती है वो अराउंड 65 to 70% यंग लोगों में ऐसी हिस्ट्री मिलती है कि उनके परिवार में सगे संबंधियों में, माता पिता, भाई बहन, किसी में भी यंग एज में उनको भी हार्ट डिजीज़ हुई थी। लेकिन फैमिली हिस्ट्री ऐसी चीज़ है जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग मॉडिफाई तो कर नहीं सकते हैं। और बाकी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर आते हैं जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ के, जैसे कि सबसे पहला आता है कि आपको ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप जिसको बोलते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस आप देखें तो हर 3 में से 1 आदमी हिंदुस्तान में ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। हाइपरटेंशन अपने आप में एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, लेकिन ब्लड प्रेशर में समस्या ये रहती है कि हमको ये जनरल पॉपुलेशन को ये पता नहीं रहता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता कब है, किस वैल्यू को ज़्यादा बोलेंगे, कब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे और हमारा गोल क्या रहेगा। तो अगर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का देखें जो लेटेस्ट गाइडलाइन बोलती हैं वो
140 ऊपर का ब्लड प्रेशर और 90 नीचे का ब्लड प्रेशर, इस पे हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं अगर किसी पेशेंट को और कोई दिक्कत नहीं है तो। और गोल क्या है, 130 और नीचे का 80। मतलब दवा हम जब खाएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर का 130 से कम होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से कम होना चाहिए। ब्लड प्रेशर के लिए एक यंग पेशेंट्स में और भ्रांति है, सबसे बड़ा एक दिक्कत ये रहती है, उनको लगता है दवा चालू हो गई तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। पॉसिबिलिटी है कि आपको लाइफ लॉन्ग दवा खानी पड़े, लेकिन अगर आप दवा खाएंगे तो आपको एक तो ब्लड प्रेशर अपने आप में आपके हार्ट पे, किडनी पे, सब पे डैमेज करेगा, उससे आपका बचाव हो सकता है। ब्लड प्रेशर के बाद तीसरी चीज़ आती है आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी यंग में अभी बढ़ रही है, जिसका मेन कारण तो ओबेसिटी है और हमारी लाइफस्टाइल है। डायबिटीज़ को कम करने का मतलब दवाओं के अलावा, दवा से तो हर चीज़ कम होगी, लेकिन दवाओं के अलावा आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप अपना वज़न, आपको प्री डायबिटीज़ है, मतलब डायबिटीज़ से पहले के आपके स्टेज है, आपके ब्लड शुगर ऐसे आ रहे हैं कि लग रहा है आगे चल के आपको डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है, तो अगर आप अपना वज़न 7% आपका जो बॉडी मास है वो कम कर दें, या आप एक्सरसाइज करें दिन में 20 मिनट या पूरे हफ्ते में 150 मिनट तक मॉडरेट एक्सरसाइज करें, तो आपका चांसेस ऑफ डेवलपिंग टू फ्रैंक डायबिटीज़ वो हाफ हो जाता है, अगर आप अपना वज़न और एक्सरसाइज ही करें तभी। डायबिटीज़ के बाद हम लोग देखते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी अब दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अर्बन एरियाज़, अभी रूरल एरिया में भी ओबेसिटी काफ़ी राइज हो रही है। और ओबेसिटी में भी और ख़तरनाक ओबेसिटी वो है जो हम लोग के यहाँ होती है, जिसको एब्डोमिनल ओबेसिटी बोलते हैं। मतलब फैट एक्यूमुलेशन जो है वो आपके पेट में ही ज़्यादा होगा, हाथ पैर में फैट एक्यूमुलेशन कम होगा। दिस एब्डोमिनल ओबेसिटी इज़ यूनिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वेस्टर्न कंट्री में उतना ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं है। और एब्डोमिनल ओबेसिटी ज़्यादा प्रोन होगा डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ करने के लिए एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह जहाँ आपका फैट एक्यूमुलेट होगा। ओबेसिटी प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप शुरुआत से ही अपनी डाइट अच्छी रखें, लाइफस्टाइल अपना अच्छा रखें, एक्सरसाइज ठीक से करें, तो ओबेसिटी होगा ही नहीं। और वो ना हो अच्छा है, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लूज़ वेट व्हेन यू गेन्ड इनफ। ओबेसिटी के बाद हम लोग देखते हैं जिसमें हम लोग लिपिड एब्नॉर्मलिटी बोलते हैं, जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और ओबेसिटी इज़ लिंक्ड प्रोसेस है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट में हम लोग उसको डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, जैसे कि जो अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल है या बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका बढ़ जाना, या जो वांटेड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, उसका कम हो जाना। इसका प्रिवेंशन भी अगेन दवा के साथ साथ आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज करके इसको आप रोक सकते हैं, या अगर हो गया है तो आगे फर्दर ना हो उसको आप वहीं पे हॉल्ट उसकी प्रोग्रेशन कर सकते हैं। तो इन सारे रिस्क फैक्टर जो है, अल्कोहल भी एक माइन्यूट रिस्क फैक्टर है। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, 100 ग्राम अगर आप एक वीक्स में 100 ग्राम ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, तो वो भी एक कार्डियक डिजीज़ रिस्क फैक्टर है। इतने सारे रिस्क फैक्टर हमने देखे, इसको बेसिक क्रक्स आप ये समझ रहे होंगे। इन रिस्क फैक्टर प्रिवेंशन में बेसिक क्रक्स क्या है, जिसको बोला जाता है मोटा मोटा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के दो पार्ट हैं, आपकी डाइट है और एक्सरसाइज। डाइट में हमने देखा कि आपको क्या बढ़ाना है, आपको जो फाइबर कंटेंट है अपनी डाइट का वो बढ़ाना है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बढ़ाने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि आपके लेग्यूम्स हैं या ये सब आपको बढ़ाने हैं, जो हाई एनर्जी शुगर ड्रिंक्स हैं या सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चीनी है, कोल्ड ड्रिंक है, फ्रूट जूसेस हैं, इनमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये आपको कम रखने हैं। फैट में आपको सैचुरेटेड फैट कम रखना है, अनसैचुरेटेड बढ़ाना है। मतलब अगर आप घर में बटर यूज़ करते हैं, बटर है आपका, कोकोनट ऑयल है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सोयाबीन ऑयल, ओलिव ऑयल से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो दीज फैट्स आर बेटर, क्योंकि ये हाई कंटेंट ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और इनमें एथ्रोजेनिक पोटेंशियल, मतलब आपका जो हार्ट की नसों के अंदर जो गंदगी जमा होने की क्षमता वो कम रहती है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैट्स। फैट कम रखना है आपको, अल्कोहल मॉडरेट रखना है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। सॉल्ट का एक इशू आता है, सॉल्ट कितना लेना है, तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो करीब 2.5 ग्राम सोडियम या 5 ग्राम टेबल सॉल्ट, जो छोटा एक टीस्पून होता है, उसका आप अगर ऊपर तक भर के ऊपर का जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दें, उसको 5 ग्राम करीब हो जाता है।
तो 24 आवर में आपका इनटेक 5 ग्राम के आसपास होना चाहिए। और एक्सरसाइज को अगर देखें तो एक्सरसाइज की जो फिक्स किया गया है वो आपको 150 मिनट कम से कम एक हफ्ते में एक्सरसाइज करनी है। 150 मिनट अगर आप 5 दिन करते हैं तो आधा घंटा रोज करिए, तो आपका करीब करीब 150 मिनट हो जाता है। अगर मॉडरेट आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, मतलब रनिंग है या फास्ट पेस्ड वॉकिंग है, वो एक्सरसाइज करने से भी आपका बेटर रहेगा। फिर आखिरी में जो बचता है वो ये है कि आपको अपना बॉडी वेट कंट्रोल रखना है। BMI वर्ल्ड ओवर 25 से नीचे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारी पॉपुलेशन को देखे हुए, क्योंकि हमारा थोड़ा लीन बॉडी मास कम रहता है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न, तो हम लोग का BMI 23 से नीचे होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर नटशेल में हम लोग आज के जो डिस्कशन को समराइज़ करें तो क्रक्स यही निकलेगा कि हार्ट डिजीज़ इन यंग अब कोई एक्सेप्शन या अपवाद नहीं रह गया है। अब ये जनरल पॉपुलेशन में एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम है जो हम लोग को रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकाउंटर करनी पड़ रही है। दिक्कत ये है कि यंग पॉपुलेशन में एक बार आपको अगर हार्ट डिजीज़ डेवलप हो गई तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, आपका प्रोडक्टिविटी है, वो सब आपको हैम्पर करेगा। लॉन्ग रन में मॉर्टेलिटी भी इंक्रीज़ करता है हार्ट डिजीज़। प्रेवलेंट प्रॉब्लम है। रिस्क फैक्टर्स यूजुअली वही हैं जो ओल्ड एज में होते हैं। जो नॉन मॉडिफाइबल है, आपको फैमिली हिस्ट्री है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को अपना कंट्रोल रखें, अपना वज़न कंट्रोल रखें, नियमित डाइट लें, नियमित एक्सरसाइज करें। ब्लड प्रेशर शुगर है तो उसको कंट्रोल रखें। स्मोकिंग से एकदम दूर रहें। और अगर आपकी एज है 40 या उसके अबव तो अपना नियमित ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की वंस अ ईयर जाँच ज़रूर कराएँ। और कभी भी कोई भी आपको वार्निंग साइन हो, जैसे कि आपको मान लीजिए चलने में थकान हो रही है, चलने में सांस फूल रही है, या सीने में दर्द, भारीपन, कमज़ोरी होना, ये सब आपको हो रहा है तो अपने वार्निंग साइंस इग्नोर न करें। सही समय पर जाके अपना डायग्नोसिस कराएं। एक ECG बहुत सिंपल टूल है, कम से कम ECG ज़रूर कराएं, जिससे कि अगर कोई भी इवेंट आपको होने वाला हो तो वो पहले से ही पकड़ा जा सके और उसको वहीं पे अरेस्ट किया जा सके। और बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा। सब लोग स्वस्थ रहिए और स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।